जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 24। अच्छा यार, ये सवाल कर लेते हैं आगे। चलो, इसमें दो एडजस्टमेंट्स हो गई थी। पॉइंट 3 पढ़ो। ऑन यकम दिसंबर 2017 शी एक्वायर्ड अ फर्निश्ड ऑफिस ऑन मंथली रेंट ऑफ 5000 फॉर हर ओन यूज। उसने कोई ऑफिस लिया अपने इस्तेमाल के लिए और उसने एक 2 मिलियन पे किया है पुराने किराएदार को फॉर वेकेटिंग द ऑफिस। ये क्या चक्कर है यार? उसने पुराने बंदे को 2 मिलियन दिया है फॉर वेकेटिंग द ऑफिस। ये कुछ याद आ रहा है? किस चैप्टर में पढ़ा था? अदर सोर्स में पढ़ा था। ठीक है। ड्यूरिंग द, अच्छा यार ये ना, अब अल्लाह एक आपका भला करे, ये पहली लाइन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जरा समझने की कोशिश करना क्यों। ऑन यकम दिसंबर शी एक्वायर्ड अ फर्निश्ड ऑफिस ऑन मंथली रेंट ऑफ 5000 फॉर हर ओन यूज। ऑफिस उसने अपने इस्तेमाल के लिए लिया है। ओन यूज के से मुराद है, अब आप ऑफिस से तो हमारे जहन में यही आता है शायद वहां को बिजनेस वगैरह उसने करना होगा। ऑफिस घर तो नहीं लिखा हुआ ना, तो उसने कोई बिजनेस वगैरह करना होगा, लेकिन आगे बिजनेस की डिटेल ही नहीं दी, बल्कि इस ऑफिस को भी उसने खाली कर दिया है, इसलिए शायद उसने बिजनेस की डिटेल नहीं दी। तो इस 5000 का तो कुछ नहीं करना, इस 5000 का कुछ नहीं करना। ये कहानी कुछ ऐसे है कि वो किसी ऑफिस में गई, उसने ऑफिस वालों को कहा ये ऑफिस मुझे चाहिए। पुराने किराएदार ने कहा नहीं निकलता। नहीं, मैं निकाल के दिखाती हूँ तुम्हें, चलो निकलो। और नहीं माना। इसने उसे 20 लाख रुपया पकड़ाया। अरे छोड़ दे जान, निकल जाए इधर से। जैसे ही इसने 20 लाख उसको दिया, वो निकल गया। शी पेड, नॉन नॉन रिफंडेबल का मतलब उसे वापस नहीं मिलने। ये सेक्शन 16 वाला नहीं है प्लीज। हमने कोई बिल्डिंग किराए पे दी नहीं दी, बल्कि हम खुद किराए पे ले रहे हैं। तो इसलिए बात ना मेरे ख्याल से यहां से पढ़ना शुरू करो। शी पेड 2 मिलियन टू द पुराने किराएदार फॉर वेकेटिंग द कब्जा ऑफ ऑफिस। ड्यूरिंग द ईयर शी रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ 24 लाख फ्रॉम एक और बंदा शहरोज टू वेकेट सेम ऑफिस। जिस ऑफिस से मुराद सेम ऑफिस। इसने किसी बंदे से ऑफर ली, उसने कहा यार तू ये ऑफिस छोड़ तू, विच ही एक्सेप्टेड। उसने कहा मैं छोड़ती हूं, 24 लाख मिल रहे हैं मुझे, मैं छोड़ती हूं। एंड रिसीव्ड द अमाउंट ऑन यकम मार्च 20। और यकम मार्च 20 को इसने ये अमाउंट रिसीव कर ली। यकम दिसंबर 17 से यकम मार्च 20 तक वो इस ऑफिस में रही है। ठीक है, पता नहीं बिजनेस करती रही होगी, क्या करती रही होगी, अब हमें नहीं यार उसने डिटेल बताई, मैं क्या करूं। तो मुझे ये बता दो, अदर सोर्स के चैप्टर में पॉइंट था, कौन सा था? ये पॉइंट याद आ रहा है? के एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन ऑफ बिल्डिंग रिड्यूस बाय एनी अमाउंट पेड बाय द पर्सन टू एक्वायर द पोजेशन। बताओ ये कौन सी इनकम है? अदर सोर्स। पहले हमने हेडिंग्स दी हुई थी। एक हेडिंग मैंने रेंट की दे दी थी, वो इनकम प्रॉपर्टी की, और एक अदर सोर्स की। अदर सोर्स में कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन। जी बताओ अमाउंट कितने लिए? 24 लाख। कितने दिए थे? 20 लाख। इसको डिवाइड करना है आपने 10 सालों से। इसको इसमें कोई इसमें ईयर्स नहीं देखने होते कितने साल से लिया हुआ है या कुछ। 4 लाख डिवाइड बाय 10, 40,000। 40,000। ओके, इसमें ना मैं सोल्यूशन आपको दिखा दूंगा, तो सोल्यूशन से ही फिर आप देख लीजिएगा। चीजें अभी नोट करने का कोई टाइम नहीं दे रहा, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। ऑन यकम अक्टूबर 2019 शी इनहेरिटेड अ फैक्ट्री विद प्लांट एंड मशीनरी। यकम अक्टूबर 19 को उसको एक फैक्ट्री मिली प्लांट एंड मशीनरी के साथ फ्रॉम हर अबू, एंड लेट इट आउट ऑन यकम दिसंबर 19 एट अ मंथली रेंट ऑफ 5 लाख। और उसने माहाना किराए 5 लाख के ऊपर जो है वो इसको किराए पे दे दिया। बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे दिया। पेज 237 खोल रहा हूं मैं बुक का। इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। ये किसकी साइड में गिरेगी? अदर सोर्स में। मुझे बताओ ये किराया 5 लाख को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? भाई पहले वो काम कर लो जो मैंने कहा है, वही कर रहे हो। अच्छा उधर ऊपर जाओ। हाँ बोलो, कितने महीने से मल्टीप्लाई करूं? टैक्स ईयर 2020 है, बोलो। पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये काम अक्टूबर से क्यों ना करूं? अब्बू से मिला है ना उसे, उसने आगे किराए पे तो फिर बाद में दिया ना, तो किराया कब से आ रहा है?
यकम दिसंबर से। कि बिल्डिंग का प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे देना कौन सी इनकम है? मेरे ख्याल से काफी सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं, बड़ा अच्छा सवाल था। जरा ना दोबारा एक दफा थीम देखो इसकी। पहला क्या था? शी ओन्स अ बंगला विच वाज गिवन ऑन रेंट, ये कौन सी इनकम थी? प्रॉपर्टी। पॉइंट 2, शी ओन्स अ रेजिडेंशियल प्लॉट, उसने प्लॉट बेचा लेकिन वो पैसों का मसला हो गया तो उसने वो जो पैसे उसने दिए थे कर्जे के तौर पे अपने पास रख लिए, ये भी रेंट रेंट की डेफिनेशन में था। और 3 में क्या था? उसने कंसिडरेशन रिसीव की फॉर वेकेटिंग द पोजेशन ऑफ बिल्डिंग। 4 में अदर सोर्स में चला गया, तो अदर सोर्स में आके क्या है बोलो? नहीं नहीं, नाम बताओ ना इनकम का। रेंट फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट बोलो। मल्टीप्लाइड बाय 9 मंथ्स, 7 मंथ्स, कितना हो गया? ये तो सोर्स में चला जाएगा। आगे चलो यार। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस ऑफ 40,000 वर पेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ रेंट एग्रीमेंट फॉर हाउस इन मुल्तान। मुल्तान के घर के लिए उसने लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस पे किए हैं। मुल्तान के घर के लिए भाई प्रॉपर्टी में तो खर्चे माइनस करने की इजाजत ही नहीं है, इसलिए पॉइंट 1 से रिलेट करता था ये। 5 के आगे लिख लें 1, पॉइंट 1 से रिलेट करता है ये, लेकिन प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक लेंगे हम, खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है, इसलिए इग्नोर करेंगे इस पॉइंट को। 5 के आगे इग्नोर। पॉइंट 6 पढ़ो जी। ऑन 15 नवंबर 2019 हमारे साल में शी रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड ऑफ 1,80,000 रिलेटेड टू पुराना साल। द अमाउंट इंक्लूडेड 30,000 बीइंग एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड। क्या करेंगे? कितना? यार ये 1,80 पकड़ूं या 30,000 पकड़ूं? भाई इसमें ना ये एग्जाम्पल बेशक याद कर लो जो मैंने कराई थी आपको। सीसी पॉइंट था ये, पेज 236 पे। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर एनी टैक्स लॉ। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड, एडिशनल होती है ऊपर की पेमेंट। ऊपर की पेमेंट बोलो कितनी है? 30,000। उसे रिफंड मिला 1,80,000, इसमें 30,000, वो जो बाकी बाकी उसे मिले ना 150, वो उसका अपना ही टैक्स उसे वापस मिल गया, वो इनकम नहीं होगी। इनकम वही होगी जो ऊपर का उसे इंटरेस्ट मिला है। 37 को कहां डाल देंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डिलेड रिफंड वाला 30,000। बस अदर सोर्स का टोटल मार लेना और प्रॉपर्टी का टोटल मार लेना। सोल्यूशन में आओ। सोल्यूशन में ये प्रॉपर्टी का रिवाइज टोटल क्या बनेगा? प्रॉपर्टी का रिवाइज टोटल, इसमें से 25,000 सिर्फ माइनस कर दो ना, वो जो गलत हो गया था हमारा। असल में 1.5 लाख की जगह 1,25,000 लिखना था। कितना बना? 2,445,000। इधर आओ, 2,445,000 और इसी तरह ये टोटल भी कट जाना था। कितना आ गया टोटल? टैक्स वगैरह निकालना नहीं था इसलिए प्रॉपर्टी को दोबारा माइनस किया नहीं हुआ। कर भी सकते हैं, माइनस करके शो कर सकते हैं। 6135,000 श्योर। ये एक दो छोटी छोटी एरर्स थी सॉल्यूशन में। अच्छा यार इसमें देखो, नीचे आओ, ये देख लो वो जो 40,000 वो जो अभी हमने पकड़ा था ऑफिस वाला, 35 लाख ये वो जो घर का किराया था बिल्डिंग का, और 30,000 ये जो एडिशनल पेमेंट थी अंडर डिलेड रिफंड। ठीक है, ये तीनों वो चीजें होगी। छोटा सा सवाल था ये, इतना सा इसका सोल्यूशन था बस। एक हेडिंग अदर सोर्स की थी, एक हेडिंग प्रॉपर्टी की थी, दोनों को अलग अलग करना था। बड़ा अच्छा सवाल है। मुख्तलिफ इनकम जो मिक्स हो सकती है ना प्रॉपर्टी अदर सोर्स में, वो सारी इसने दी हुई है। फॉरफिटेड डिपॉजिट प्रॉपर्टी में जाता है, कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन अदर सोर्स में जाता है, बिल्डिंग का किराया अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी अदर सोर्स में जाता है। चलो आगे आओ।
टैक्स क्रेडिट्स। अच्छा जी, सेक्शन 61 किसका था? चैरिटी का। सेक्शन 62 इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड इंश्योरेंस, लेकिन इसमें सिर्फ आती थी लाइफ इंश्योरेंस। फिर हेल्थ इंश्योरेंस का था 62A। फिर 63 था कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड। ओके। अच्छा यार, एक प्रोविजन है जो मैंने कहा था कल पढ़ाऊंगा सेक्शन 63 में, हाउएवर इफ ही जॉइंस वाली बात। तो इसमें एग्जांपल 6 से पहले वो कर लेते हैं। एग्जाम्पल 6, ये यार बूढ़े बंदों के लिए ना एक बेनिफिट है इस सेक्शन में। बूढ़े बंदों के लिए एक बेनिफिट है। बूढ़े बंदों के लिए बेनिफिट क्या है कि सीज लोअर ऑफ में लिखा हुआ था 20%, सीज लोअर ऑफ में लिखा हुआ था 20%, लेकिन वो जो सीज लोअर ऑफ 20% लिखा हुआ था वो 20% की लिमिट बूढ़ों के लिए जरा डिफरेंट है। ठीक है, वो कैसे लगेगी ये देखना। अगर एक बंदा बूढ़ा है ना, बूढ़े से मिला दे 40 साल से ऊपर, अगर वो 41 साल का है, सिर्फ व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो, तो उसके लिए परसेंटेज लग जाएगी 22। अगर वो 42 साल का है तो उसके लिए 20% की जगह यूज हो जाएगा 24%। अगर वो 43 ईयर्स के तो उसके लिए यूज हो जाएगा 26%, एंड सो ऑन। 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, यानी 2-2% हर साल ऐड होता रहेगा। तो ये बेनिफिट है बूढ़े बंदों के लिए 20% की बजाय। ठीक है, लेकिन ये परसेंटेज 70, 80, 90% तक भी चली जाती थी। तो इसलिए लॉ मेकर ने ना एक और चेक इस पे लाके रखा, एक और चेक इस पे लाके रखा। वो क्या रखा वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब रूल पता है क्या है बूढ़े बंदों के लिए? बूढ़े बंदों के लिए रूल है सी इज लोअर ऑफ। इधर देखो, बस व्हाइट बोर्ड की तरफ फ्रेश माइंड होगा ना। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जितने आपने पेंशन फंड में पैसे जमा कराए, अगर ये 43 साल का है, अगर ये 43 साल का है, फर्ज करो 43 साल का, कितने परसेंट? 26% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ करंट ईयर। ठीक है, और एक तीसरी लिमिट है जो मैं आपके सामने जो है वो लिखने लगा हूं ब्लू मार्कर से, डेट इज 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। ये सी इज लोअर ऑफ है। जब ये सी निकल आएगा तो सी निकलने के बाद इस सी को डालेंगे ए ओवर बी इंटू सी वाले फॉर्मूले में, और फिर हमारा रिजल्ट आएगा। सर अब ये क्या रूल है, इसको हमने याद करना है? जी भाई बिल्कुल याद करना है। रूल सुन लें। जिस बंदे की उम्र 40 साल से ज्यादा है, अगर वो इस पेंशन फंड में पैसे जमा कराता है तो उससे पूछा जाएगा कितने पैसे जमा कराए। तुम्हारी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र 43 ईयर्स है। चलो तुम्हारे लिए टैक्सेबल इनकम का 20% नहीं 26% हमारी तरफ से, और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। सर ये 30% कहां से आ गया? इसकी उम्र तो बोलो 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 बोलो, इसकी उम्र तो 43 ईयर्स है। सर 30% कहां से आ गया? भाई ये 30% एक फिक्स्ड परसेंटेज है, ये लॉ ने दी हुई है, ये उम्र पे डिपेंडेंट नहीं है। दिस 30 इज नॉट डिपेंडेंट ऑन उम्र, ये उसकी एज पे डिपेंडेंट नहीं है। ये 30 ही है, बस इसको आपने क्रैम करना है। इन तीनों में से लोअर उठाया करेंगे। अच्छा सर थोड़ा सा एग्जांपल बदल के सुनाएं, हमें जरा समझ नहीं आई। अगले बंदे को ले आओ जी। हाँ भाई आप कौन है? जी मेरा नाम रशीद है। रशीद ओ यार तू क्या उम्र कितनी है तेरी? जी मेरी उम्र को लगभग होगी 21 साल। और झूठ बोल रहे 21 साल उम्र? जी 41 ईयर्स। हाँ 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 आप तूने सही बोला, आईडी कार्ड पे चेक करो। हाँ हाँ ठीक है जी। इसके लिए पता है कैसे कैलकुलेशन होगी? ऐसे। असल में ये एक फिक्स है चीज,
ये एक फिक्स बॉर्डर है, इसका किसी उम्र से ताल्लुक नहीं है। तो इसके लिए वही एक्चुअल कंट्रीब्यूशन या 22% ऑफ 41 साल उम्र है ना, 41 ईयर्स, 22% या 30% एक्चुअल। हाँ जी भाई, हाँ जी, अगला ले आओ, अगला बंदा। हाँ भाई, आप कौन है जी? मेरी उम्र जो मुझे घर वाले बताते हैं जब का मैं पैदा हुआ हूं, तो मेरी उम्र घर वालों के मुताबिक या नादराबाजी के मुताबिक, नादराबाजी कौन है? जहां से आईडी कार्ड बनवाते हैं जी। मेरी उम्र तो 46 ईयर्स है। मेरी उम्र कितने साल है? 46 ईयर्स। भाई आपके लिए पता है क्या रूल है? ये फिक्स है यार, ये फिक्स है, ये 30% नहीं बदलना, ये 30% नहीं बदलना। अब मेरा नहीं ख्याल कुछ भी आपको नोट करने की जरूरत है, तो मैं सवाल कराता हूं आपको। नहीं नहीं, वो मैं पढ़ाता हूं आपको सेक्शन में। इन्होंने एक सवाल पूछे, वो मैं अभी सेक्शन पढ़ाऊंगा आपको, फिर उसमें जवाब मिल जाएगा इस बात का। पढ़ो यार इसको, एग्जाम्पल 6। हो मिस्टर अंजा has disclosed taxable income of 1.8 million for tax year 2017. He also informed you that he joined the pension fund at the age of 43 years in tax year 2017. 2017 में 43 years की एज में उसने आप ज्वाइन किया है पेंशन फंड बाय पेइंग ₹4,90,000 एज कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, तो 4,90,000 इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो कराओ जी शुरू, न्यूमेरिकल सॉल्व कराना शुरू करो, बोलो यार। टैक्सेबल इनकम बोलो। 18 लाख या थोड़ी सी 2 नंबरी मारो। टैक्स ना इधर से देख के बता दो कितना निकला हुआ है, किताब से देख के बता दो। 1,60,000। अभी चैप्टर 4 में जाएंगे, बड़ा टाइम लग जाएगा। टैक्स 1,60,000 आ गया। अब यार निकालना है इसका टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट का फॉर्मूला बोलो, A over B into C, where A is the tax and B is the taxable income and C is lower of actual contribution बोलो 490,000। उम्र कितने साल है? अगर 41 होती तो, अगर 42 होती तो, अगर 43 होती तो, हर साल का ना 2% बढ़ेगा। 26% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर बोलो कितनी इनकम है? टैक्सेबल इनकम ढूंढो ढूंढो ढूंढो। 18 लाख। क्लियर? या फिक्स एक चीज है, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ, ऊपर जाओ पढ़ो सवाल में, टैक्सेबल इनकम प्रीवियस ईयर बोलो 9 लाख। क्लियर? बोलो 18 लाख का 26%। 468। अच्छा 9 लाख का इंटू 30% कितना? 270,000। मैं तीन फिगर्स को हाईलाइट कर रहा हूं, 490, 468, 270। बताओ तीनों में से लोअर। 270। 270 इज लोअर इंटू 270। अब आप बता दो 160 डिवाइडेड बाय 18 लाख बाय 270, टैक्स कितना माफ करना है इसे? कितना टैक्स माफ करेंगे? 24,000। अब बता दो पेबल टू गवर्नमेंट जो हुकूमत पाकिस्तान को देने। 136। ठीक है, अब ये खुद कर लीजिएगा सवाल। ये देखो अगले सफे में मैंने की हुई कैलकुलेशन, A over B into C where C is lower of 490 या 26% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ करंट ईयर। ये वाली फिगर लिख लो, एज पे डिपेंडेंट है। ये 26% ना एज पे डिपेंडेंट है, जो करंट ईयर वाली है। एसी बंद करो यार, ये एज पे डिपेंडेंट है। इस 30% के साथ लिखो फिक्स है, ये एक फिक्स चीज है, 30% टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर।
ओके ठीक है जी, ओवर आ जाए। अच्छा भाई, एक बात आप सुन लो। निहायत अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है, निहायत अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि ये बेनिफिट अब खत्म हो चुका है। ये जो आपको सारा अभी मैंने पढ़ाया है, ये बेनिफिट खत्म हो चुका है। आईकैप से वैसे बारहा रिक्वेस्ट की भी गई है इसको किताब से निकाल दे, पता नहीं आईकैप ने अब तक किताब से निकाला नहीं। असल में ये बेनिफिट 30 जून 19 तक था, 30 जून 19, टैक्स ईयर 19 तक था। इसलिए मैंने जो न्यूमेरिकल कराया ना, टैक्स ईयर 17 वाला कराया। अभी जो न्यूमेरिकल मैं करा था ना, वो टैक्स ईयर 17 वाला था, इसीलिए टैक्स ईयर 17 वाला था। ये बेनिफिट 30 जून 19 तक था अवेलेबल। ठीक है सर, क्या मतलब ये बेनिफिट 30 जून 19 तक अवेलेबल था? जी बच्चों, यही मतलब है इस बात का, कोई और दूसरा मतलब नहीं है। ये बेनिफिट 30 जून 19 तक अवेलेबल था। अच्छा, अब मेरे भाई इधर देख यार, एग्जाम्पल 7 तो बुक में नहीं दी हुई ना? एग्जाम्पल 7 बुक में नहीं दी हुई ना? बनाओ एग्जाम्पल 7। अगर ऊपर वाला डेटा टैक्स ईयर 2021 का होता, अगर ऊपर वाला डेटा किस टैक्स ईयर का होता? 21 का, तो हम आंसर में, उम्र उसकी 43 ईयर्स ही है प्लीज, तो हम सी इज लोअर ऑफ पता क्या लेते? 490,000 या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ करंट ईयर, या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ करंट ईयर, अगर ऊपर वाला डेटा टैक्स ईयर 2021 का होता। क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल आपको टैक्स ईयर 2021 का ही आएगा। तो आप ऐसे समझ लो मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई है, जैसे मुतालिया पाकिस्तान पढ़ते थे ना, तो उस तरह हिस्ट्री सी पढ़ाई है। अच्छा फिर ना यार, वो 30% वाली भी लिमिट नहीं है, फिर वो 30% वाली बात है ही नहीं। 30% वाली बात तो फारिग ही हो गई, वो बेनिफिट सिर्फ 19 तक था। एक और भी थी चीज, वो उम्र के बुनियाद पे डिपेंडेंट था ये 20, तो ना वो उम्र की बुनियाद पे डिपेंडेंट रखना है, ना ये उम्र की बुनियाद पे डिपेंडेंट रखने के एज इतनी है तो इस 20 को चेंज कर दो, ना इसको चेंज करना है। 30 को तो सिंपली डिलीट कर देना है आपने। तो पेपर में इंशाल्लाह जो आपको न्यूमेरिकल आना है ना, वो आपने इस तरह सॉल्व करना है, सी इज लोअर ऑफ करके। लिख लो, अब एज की बुनियाद पे कोई फायदा नहीं देना, और 30% वाली बात तो डिलीट ही कर देनी है। अब एज की बुनियाद पे कोई फायदा नहीं देना, और 30% वाली बात तो डिलीट ही कर देनी है, ताकि जरा याद रह जाए आपको। ओके चलें जी, आगे बढ़ें। अच्छा, मैंने इसीलिए ना आपको वो जो एग्जांपल कराई थी क्लास में, एग्जांपल 4, वो थी तो टैक्सी 2013 वाली, लेकिन उसमें तो एज ही नहीं दी हुई थी ना। तो जब एज ना दी हो तो फिर तो वैसे ही ना 30% वाली बात है, ना फिर तो एज दी नहीं, फिर करना क्या, फिर तो कुछ भी नहीं, फिर तो 20% वाला नॉर्मल रूल गया था हमने। तो उसूल क्या बना, 2019 18 या 17 का न्यूमेरिकल खुदा ना खास्ता पेपर में आ जाए, जो आने का चांस नहीं है। अगर वो न्यूमेरिकल आ जाए तो फिर उम्र दी हो तो वो सारे रूल देख के लगाना पड़ेगा। और अगर 2020-21 का न्यूमेरिकल आए, जैसे कि आने का चांस है हमारी अटेम्प्ट में, तो फिर उसमें हमने कुछ नहीं करना, हमने बस सिंपल सी इज लोअर ऑफ एक्चुअल और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अच्छा अब देखो इधर, मैं जो मेन रूल है ना उसे हाईलाइट कर रहा हूं।
ये आजकल रूल चल रहा है, आजकल ये रूल है, प्रीमियम पेड और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब ये जो मैंने आपको कल कराना था ना, ये असल में मेरे भाई हिस्ट्री है, ये एक पुरानी बात है, पढ़ लेते हैं। However, if he joins the pension fund at the age of 41 years or above, he shall be allowed additional contribution of 2%. समझ आ गई बात? However, if he joins the pension fund at the age of 41 years or above, he shall be allowed additional contribution of 2% for each year of age exceeding 40 years. up to 30 से 19। ये बेनिफिट महदूद मुद्दत के लिए था, खत्म हो चुका है। However, total contribution shall not exceed 30% of taxable income of previous year। ये वो जो आखिरी वाली लिमिट थी, 30% of taxable income previous year से नहीं बढ़ना चाहिए, ये फिक्स है, ये एज पे डिपेंडेंट नहीं है। इंग्लिश थोड़ी अजीब सी है, लेकिन असूल वही है, सी इज लॉ ऑफ, जो मैंने आपको लिखवा दिया। एग्जाम नोट पढ़ो। For tax credit under section 63, if tax year 2019 or any of the previous year is given in numerical, then limit of 30% for calculating C will apply. Otherwise the rule is simple, लेकिन वो भी तब लगानी है जब एज वगैरह गिवन हो। Otherwise the rule is simple for calculating C, that is actual contribution or 20% of taxable income, whichever is lower। अच्छा जी, आ जाए जी सेक्शन 64C में। सेक्शन 64C, टैक्स क्रेडिट्स टू पर्सन्स एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स का मतलब बताओ। ऐसे लोग जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को नौकरियां दें, उनको टैक्स माफ होगा। फ्रेश ग्रेजुएट्स को टैक्स नहीं माफ होगा। ऐसे लोग जो कि बिजनेसमैन हैं और फ्रेश ग्रेजुएट्स को नौकरियां दे रहे हैं, उन बिजनेसमैन को टैक्स माफ होगा। तो इंग्लिश आसान सी है बिल्कुल। अ पर्सन एम्प्लॉइंग फ्रेश क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट कहां से हुआ? फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन, पाकिस्तान से, ये नहीं कि बाहर की यूनिवर्सिटी से, याद रखना, क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो पाकिस्तान में है। बाहर की यूनिवर्सिटी से अगर फ्रेश ग्रेजुएट होगा तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अ पर्सन एम्प्लॉइंग यानी बिजनेसमैन, अ पर्सन एम्प्लॉइंग से मतलब लिख लो, अ पर्सन से मुराद यहां लिखो बिजनेसमैन, अ बिजनेसमैन एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स फ्रॉम फला फला shall be entitled to a tax credit for annual salary paid to the graduates। annual salary जो आप ग्रेजुएट्स को दे रहे हैं उसकी बुनियाद पे आपको टैक्स माफ होगा for the year in which such graduates are employed। ये टैक्स किस साल माफ होगा? जिस साल आपने उनको नौकरी दी। फ्रेश ग्रेजुएट क्या होता है? फ्रेशली क्वालिफाइड ग्रेजुएट मींस अ पर्सन हु हैज ग्रेजुएटेड आफ्टर यकम जुलाई 17। ये यकम जुलाई 17 के बाद ग्रेजुएट हुआ है। असल में ये सेक्शन ही यकम जुलाई 17 को आया था, तो इस वजह से। फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। ओके, ए ओवर बी, इसका न्यूमेरिकल मैं नहीं आपको करा रहा क्योंकि ये बेनिफिट कंपनीज को अवेलेबल है, यहां लिखा हुआ है कंपनी के लिए है, तो यहां पर्सन से मुराद कंपनी है। कंपनीज अगर फ्रेश ग्रेजुएट्स को नौकरी देंगी ना तो फिर ये बेनिफिट मिलेगा। यहां भी लिख लो पर्सन से मुराद अ कंपनी एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट, तो इसका न्यूमेरिकल फिर आपके सिलेबस में नहीं है। ए ओवर बी इनटू सी, वेयर सी इज लोअर ऑफ, आपको याद है ये जो सी इज लोअर ऑफ चल रहा है, देखो लिमिट सी इज लोअर ऑफ ऊपर लिखा है। सी इज लोअर ऑफ annual salary paid to the fresh graduate in the year and 5% of person's taxable income for the year। पर्सन से मुराद कौन? बिजनेसमैन, हाँ कंपनी बिजनेसमैन। तो annual salary paid to the fresh graduates in the year and 5% of taxable income। Other consideration, tax credit shall be allowed for salary paid to the number of freshly qualified graduates not exceeding 15% of total employees of the company in the year। क्या मतलब है इस बात का? नंबर ऑफ फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं और कंपनी के टोटल एम्प्लॉइज की 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक कंपनी में अगर 200 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, कैलकुलेटर पकड़ो, 200 एम्प्लॉइज हैं, तो फर्ज करो उसमें से 40 एम्प्लॉइज फ्रेश ग्रेजुएट हैं। बताओ कंपनी कितने एम्प्लॉइज के मद में बेनिफिट ले सकती है? 200 जरा 15% करो, 30। अब जरा पढ़ो इंग्लिश। टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड फॉर सैलरी पेड टू द नंबर ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट्स नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी इन द टैक्स ईयर। तो ऐसी छोटी सी मिसाल लिख लो, जरा याद रह जाए। टोटल एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी इज इक्वल टू 200, फ्रेश ग्रेजुएट्स
are 40 amongst them. Fresh graduates are 40 amongst them. Tax credit will be allowed for 30 employees only. Tax credit will be allowed for 30 employees only. 30 के साथ ब्रैकेट में 200 into 15%. Tax credit shall be allowed for salary paid to fresh graduates not exceeding 15% of total employees of the company in the tax year. चलें जी आगे. Section 60C, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन लिख लो. प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन. ओके, यार वो सेक्शन 71 में, सेक्शन 61 में हमने पढ़ा था, अगर कोई बंदा चैरिटी दे, कोई भी बंदा चैरिटी दे तो उसे टैक्स माफ होगा. हुकूमत के इदारों को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, और कुछ चीजें लिखी हुई थी. सेक्शन 62 में हमने पढ़ा था, अगर कोई रेजिडेंट बंदा हो और कंपनी के शेयर खरीद ले या लाइफ इंश्योरेंस करवा ले तो उसको टैक्स माफ होगा. लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के लिए यह शर्त थी कि आप सैलरी या बिजनेस कमा रहे हो. फिर सेक्शन 62A हमने पढ़ा था कि अगर कोई बंदा अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा ले और सैलरी या बिजनेस कमा रहा हो उसको भी टैक्स माफ होगा. सेक्शन 63 में हमने पढ़ा था कोई बंदा ऐसा है जो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी कर रहा है, या कोई बंदा ऐसा है जो अपना कारोबार चला रहा है, सैलरी या बिजनेस कमा रहा है, और उसे पता है मुझे पेंशन कहीं से मिलनी नहीं, तो पेंशन फंड में अपनी तरफ से पैसे जमा करा दे, उसे भी टैक्स माफ होगा. फिर हमने पढ़ा था सेक्शन, ये क्या क्या है, बोलो 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 बोलो, 64C. ये था कि अगर कोई बिजनेसमैन फ्रेश ग्रेजुएट्स को नौकरी दे तो उन्हें टैक्स माफ होगा. इसी तरह एक और बेनिफिट है, बट ये टैक्स क्रेडिट नहीं है. मेरा कभी कभी दिल चाहता है इसको टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर से निकाल दूं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम हमने टैक्स क्रेडिट्स रख दिया हुआ है, और चैप्टर 4 में इसको डाल दूं ज़कात के साथ. लेकिन इसलिए नहीं डाला हुआ कि ज़कात में उधर और बड़ी डिस्कशन चैप्टर 4 में करनी होती है. शुरू वाले दिनों में ये बातें कराने लग जाए तो बच्चे परेशान हो जाते हैं. तो अभी तो एक डिस्कशन से बेस बन चुकी होती है बंदे की, तो ये बात बतानी आसान होती है. वैसे मेरे ख्याल से चैप्टर 4 में चला जाना चाहिए सेक्शन. वैसे ही अपने समझने के लिए बात कर रहा हूं कि टैक्स ज़कात भी एक डिडक्टेबल अलाउंस है, ये भी एक डिडक्टेबल अलाउंस है, ये टैक्स क्रेडिट नहीं है. हाँ, हमने टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में अपनी आसानी के लिए डाला हुआ है ताकि न्यूमेरिकल करना आसान हो जाए. न्यूमेरिकल इसका कराया था आपको इस वाली लाइन का. तो जिस तरह ज़कात देने में टोटल इनकम से माइनस करने की इजाजत है, इसी तरह इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन अगर आप पे करते हैं तो भी टोटल इनकम से माइनस करने की इजाजत है. अब इसको पढ़ते हैं. ये बेनिफिट किसको अवेलेबल है? ये बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल को अवेलेबल है. एवरी इंडिविजुअल, घर उसी ने बनाना अपना. एवरी इंडिविजुअल शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर इंटरेस्ट. ये जो मैंने अंडरलाइन की हुई बात ना, इसको मैं इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में आपको बता चुका हूं. इसका मतलब इंटरेस्ट है. अंडरलाइन की हुई बात का मतलब लिख लो, इंटरेस्ट. Every individual shall be entitled to a deductible allowance for interest paid in the year on a loan received. इंटरेस्ट आपने जो पे किया लोन के ऊपर, अंडरलाइन की भी बात बाद में समझा देता हूं, रिवीजन हो जाएगी. Every individual shall be entitled to a deductible allowance for interest paid in the year on loan received from bank, loan received from non-banking financial institution. Non-banking financial institution पता है कौन से होते हैं? इसकी एक मिसाल लिखो, HBFC, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन. नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की एक मिसाल लिखो, HBFC. नॉन बैंकिंग पता क्यों है? क्योंकि ये उधार लेके खाली उधार डिफरेंट मकासद के लिए नहीं देते, ये सिर्फ घर बनाने के लिए उधार देते हैं. तो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक इसकी मिसाल है नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की. आगे गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और तो पहली गवर्नमेंट से मुराद फेडरल गवर्नमेंट होगी ना. फेडरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट से लोन ले लिया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लोन ले लिया आपने घर बनाने के लिए. स्टैट्यूटरी बॉडी कोई चीज है छोड़े, पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान. तो कोई बंदा भी पाकिस्तान में अगर 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 लोगों से लोन ले, दोस्त से नहीं, वालिद से नहीं, सिर्फ इन 7 लोगों से, अगर इन 7 लोगों से आप लोन लें तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करें वो इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत है. ओके, एज अ डिडक्टेबल अलाउंस टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए. अच्छा भाई,
देखना इधर, लोन लेना किससे है, लोन लेना क्यों है, लोन पे क्या पे करना है, ये तीनों बातें अलग अलग करेंगे। लोन इन लोगों से लेना है, लोन से करना क्या है ये पढ़ लेते हैं। द लोन शुड बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस, लोन शुड बी यूज्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ हाउस, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ हाउस। अच्छा यहां आप लिख लो न्यू और ओल्ड, यहां ब्रैकेट में लिख लो न्यू और ओल्ड, दूसरे बुलेट में न्यू और ओल्ड। अच्छा मतलब बताओ यार, कंस्ट्रक्ट तो न्यू ही हो सकता है ना, ओल्ड तो कंस्ट्रक्ट नहीं होता, वो तो रेनोवेट होता है, कंस्ट्रक्ट न्यू ही हो सकता है, लेकिन खरीद तो आप पुराना घर भी सकते हैं और नया घर भी सकते हैं। अच्छा अब मुझे बताओ लोन किस लिए लेना है, नया घर बनाने के लिए या पुराना हो या नया हो खरीदने के लिए। लोन लेने का मकसद ये हो, किन से लेना है, इन लोगों से लेना है। लोन पे क्या करना है, इंटरेस्ट। अगर आप लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं तो अलाउंस अलाउ हो जाएगा लोअर ऑफ, जैसे हमने यासिर वाला न्यूमेरिकल किया था, इंटरेस्ट पेड बाय द पर्सन इन द ईयर, प्रॉफिट्स एंड अदर इंटरेस्ट, या 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम, या 2 मिलियन, विच एवर इज लो। अच्छा आप पता है क्या यार, वो असल में ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो उन्होंने इंटरेस्ट का लफ्ज खत्म किया हुआ है, उसकी जगह लिखा हुआ है आप असल में कहते हैं ये जो आपने बैंक से लोन लिया ना, आप बैंक को लोन पे इंटरेस्ट नहीं दे रहे, आप उसको प्रॉफिट या हिस्सा दे रहे हो, जो अगर घर आपने किराए पे दे दिया है तो उस किराए का थोड़ा सा हिस्सा दे रहे हो, या अगर आपने घर किराए पे नहीं दिया हुआ तो आपके घर की जो वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है उसका कुछ हिस्सा आप दे रहे हो उसे। तो ये बात करना चाह रहा हूं, असल में है इंटरेस्टिंग, है इंटरेस्टिंग। ओके पॉइंट 3, an allowance which is not able to be deducted shall not be carried forward to a subsequent year। क्या मतलब है इस बात का, यासिर वाला न्यूमेरिकल, यासिर वाला न्यूमेरिकल, ये था अलाउंस, इंटरेस्ट था 1,20,000 या 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 2 मिलियन विच एवर इज लोअर, ये 1,20,000 है। अगर ये 1,20,000 इस 2 मिलियन से ज्यादा होता, जो कि मेरे ख्याल से ना वैसे पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल इसलिए नहीं है कि इसका 50% लेके लोअर वो कई दफा आ जा नहीं सकता, अजीब सी बात है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये 2 मिलियन हो और नीचे हो नेगेटिव 2.3 मिलियन, अब ये 2 मिलियन है, ये है नेगेटिव 2.3 मिलियन, तो जवाब आ गया नेगेटिव 3 लाख। कहते हैं इसकी इजाजत नहीं है, वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता अगले साल, कुछ फायदा उसका नहीं मिलेगा, ज़कात की तरह डेड हो जाएगा। तो अगर कभी आप टोटल में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करें और जवाब आ जाए नेगेटिव, तो यहां 0 लिख देना, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। पूछो सवाल। ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता, कैरी बैक भी नहीं हो सकता, कोई फायदा नहीं है इसका। पढ़ें पॉइंट 3, an allowance which is not able to be deducted shall not be carried forward to subsequent year। यहां लिखो, अगर यासिर वाले क्वेश्चन में 120,000 की जगह, यार उधर आके लिखो, क्योंकि ना वो 120,000 आपने मिक्स कर देना है, मैं ये वाला 127 कह रहा हूं, इस पे स्टार डालो, इस 120,000 पे स्टार डालो, और इस 120,000 पे स्टार डाल के यहां लिखना, बुक में देखो यहां, अगर इस 120,000 की जगह 23000000 आ जाता, अगर इस 120,000 की जगह 23000000 आ जाता तो नेगेटिव 3 लाख का कोई बेनिफिट नहीं था। नेगेटिव 3 लाख आपको पता चल गया ना, ऊपर 2 मिलियन पड़ा हुआ है, ऊपर 2 मिलियन पड़ा हुआ है इसलिए बोल रहा हूं, तो नेगेटिव 3 लाख का कोई बेनिफिट नहीं था।
चलें जी, आ जाएं यार। इधर आप रेफरेंस के तौर पे लिख लो ना 60C का 3। देखो ऐसे लिखा करो, सेक्शन 60C का 3, ताकि आपको ये बात याद रहे। रेफरेंस के तौर पे उर्दू के साथ लिख लो। An allowance which is not able to be deducted shall not be carried forward to a subsequent year. Okay, next. अच्छा यार, ये नोट भी पेंडिंग है, ये एग्जाम्पल भी पेंडिंग है। प्लीज इसको नहीं करना, अभी सैलरी का चैप्टर नहीं किया, बिल्कुल समझ नहीं आएगी। चलो जी आगे। भाई एक बात मैं करने लगा हूं सेक्शन 60C के बारे में। मेरा नहीं ख्याल इट्स टू अर्ली, वी कैन डू इट एट दिस स्टेज। हम इस स्टेज पे कर ही लेते हैं ये बात। मिस्टर उमर कहते हैं, छोड़े आ जाए, न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे इस बात को किसी दिन, चैप्टर 19 में। चलें जी आगे चलें। सेक्शन 60D, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस। अब वो जिनके दिलों में सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, उस सेक्शन 60D की तरफ वापस आ जाए। डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस। ओ भाई इधर देख, मुन्ने को पढ़ाना चाहिए, मुन्ने को पढ़ाना चाहिए। अभी दुनिया में नहीं आया, इंशाल्लाह अल्लाह देंगे। मुन्ने को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने पे हुकूमत खुश होगी गमगीन होगी? खुश होगी हुकूमत बच्चों को पढ़ाने पे। अच्छा चलो ठीक है। जब से वैसे बच्चे पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तब से फजर की नमाज में तुमने देखे मस्जिद भरी होती है। आजकल सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, फजर में तो जगह नहीं मिलती नमाज पढ़ने की। वो पढ़े लिखे भी अपने आप को कहते हैं आते। अच्छा भाई, सेक्शन 60D, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस। हुकूमत कहती है अगर कोई बंदा अपने बच्चों को पढ़ाएगा तो मैं उससे बहुत खुश होंगी, और ज़कात की तरह डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने दूंगी। अच्छा, हमने हुकूमत को कहा हो गुड नाइस वेल डन, लेकिन हुकूमत ने कहा सिर्फ गरीबों के लिए रूल है ये। अमीर अगर अपने बच्चों को पढ़ाएं तो उन्होंने तो पढ़ाना ही है, मैं गरीबों को सिर्फ इनकरेज कर रही हूं कि गरीब अगर अपने बच्चों को पढ़ाएं तो मैं उन्हें बेनिफिट दूंगी। हमने कहा कौन गरीब, हु इज गरीब? हुकूमत ने कहा जिसकी साल की इनकम 15 लाख से कम है, मेरी नजर में वो गरीब है। जैसे बूढ़े की डेफिनेशन आपके जहन में कुछ और आ रही थी, मैं बूढ़े का लफ्ज इसलिए नहीं बोलता कि बूढ़ा लॉ में मुराद है, बूढ़े का लफ्ज इसलिए बोलता ताकि 40 साल से ऊपर वाला मैं तरफ बता सकूं, तो बात समझाना मकसूद होता है। ये ऐसी लॉ की वर्डिंग नहीं थी बूढ़ा उधर, और इधर भी गरीब लॉ की वर्डिंग नहीं है। लेकिन मैं आपको क्यों कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं ताकि आपके जहन में जरा बात बैठ जाए याद करने के एतबार से, कि सिर्फ गरीबों को ये बेनिफिट अवेलेबल। लेकिन ये गरीब से कौन मुराद है सर? गरीब से यहां मुराद है 15 लाख से कम है जिसकी इनकम। तो अगर किसी गरीब की इनकम 15 लाख से कम है और वो 15 लाख रुपए में से खर्चा कर रहे हैं अपने बच्चों की तालीम का, तो हुकूमत कहती है रियली अप्रिशिएट यू। एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड, इंडिविजुअल से यहां मुराद है वालिद या वालदा, इंडिविजुअल से यहां मुराद है वालिद या वालदा। एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड to a deductible allowance for tuition fees paid if the taxable income of individual is less than 15 लाख। ओके आगे चलें। महंगाई हो जाती है ना, महंगाई, तो फिर ये 15 लाख, जब अगर महंगाई हो जाएगी तो ये 15 लाख हुकूमत हो सकता है बढ़ा दे और 20 लाख कर दे अगले साल। वैसे अभी तो 15 लाख ही है ये, तो महंगाई हो जाए तो शायद हुकूमत 15 लाख को 20 लाख कर दे, वो हुकूमत की मर्जी है। अगले साल तो आपको पता है सिलेबस बदल जाता है, लॉ बदल जाता है। इसी साल इंशाल्लाह पास करना है, अभी अगले 6 महीने में बिल्कुल सिलेबस बदला हुआ होगा, 10-15% चीजें तो आराम से बदल जाती हैं। अलाउंस अलाउड शेल बी लोअर ऑफ, यहां कैलकुलेशन का तरीका क्या होगा? अलाउंस अलाउड शेल बी लोअर ऑफ क्या क्या बोलो? 5% ऑफ टोटल ट्यूशन फीस पेड बाय द इंडिविजुअल इन द ईयर। नेक्स्ट, टोटल ट्यूशन फीस का 5%, 25% ऑफ द टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर, and amount computed by multiplying 60,000 with the number of children of individual, with the number of children of individual। रशीद अबू है, बेटे को असलम, इधर आओ, अकरम,
तुम भी इधर आओ, सारा बेटी तुम भी इधर आओ, तीनों चलो लाइन हाजिर खड़े हो जाओ। 1 2 3, 3 हो गए हैं जी मेरे। अच्छा 3 को मल्टीप्लाई कर दो 60,000 से। अमाउंट कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग 60,000 विद द नंबर ऑफ मुन्ने ऑफ द रशीद। तो इन तीनों में से फिर कौन सी अमाउंट उठा लेंगे? लोअर। तो ये डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ हो जाएगा। न्यूमेरिकल इसका देख लो साथ ही, तो आओ पास्ट पेपर्स में। हाँ पढ़ो यार, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 पढ़ो। लोअर ऑफ, ये तो मैंने बिल्कुल अपने रुख बदल ही लिया, चलें खैर है। लोअर ऑफ नजर आ रहे हैं? नजर तो आ रहा है ना, बट ठीक है। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डिडक्टेबल अलाउंस that a resident individual can claim on account of education expenses if his taxable income was 8 lakh and he paid monthly fees of 6,000 per munna for his 3 मुन्ने। अच्छा जी, उधर जाके बताओ पहली पहली चीज क्या है? ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस निकलाओ कितनी है इसकी? बच्चे कितने हैं? 3। एक बच्चे की फीस कितनी है एक महीने की? देखो देखो व्हाइट बोर्ड पे, 18,000 हर महीने फीस पे करता होगा। सोचो सोचो सोचो। क्या बच्चों का नाम क्या था? असलम, नहीं रशीद तो अबू थे, तुझे मारूंगा मैं। असलम, अकरम और सारा कर लेते हैं, ऑनलाइन वाले रिमाइंड करके चेक कर लेंगे, हमारी खैर है। असलम, अकरम और सारा। तो 6,000 असलम का, 6,000 अकरम का, 6,000 सारा का। तो ये 3 महीने लिखे हैं मैंने, 3 बच्चे लिखे हैं, 3 बच्चे। तो महीने की तनख्वाह, महीने की फीस उनकी 18,000 पड़ रही है। लेकिन मुझे बताओ माशाल्लाह साल में महीने कितने होते हैं? 12 महीने। 6,000 पर चाइल्ड फॉर हिज 3 चिल्ड्रन पर मंथ है ना, मंथली फीस है। इसका 5% लेना है, इसका 5% लेना है। बोलो क्या आया? 10,800 या 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम। कितनी सवाल में गिवन है? 8 लाख। बोलो क्या जवाब आया? या 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 मुन्ने। एक मुन्नी भी है बीच में, हाँ 1,80,000। अब बता दो कितना तीनों में से लोअर क्या है? 10,800। इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है ना? हाँ ठीक है, तो सॉल्यूशन अवेलेबल है, नोट करने की जरूरत। तो 10 क्या होता है? 10 होता है पंजाबी में बता। 10 द अमाउंट डिडक्टेबल अलाउंस दैट कैन बी क्लेम्ड इज 10,800। ये मैंने कैलकुलेशन डिटेल से की हुई है, तीनों में से लोअर। ओके चलें जी आगे। अगली तो वही बात है ना, एन अलाउंस व्हिच इज नॉट एबल टू बी डिडक्टेड शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर। वही पिछले सेक्शन में पढ़ी है, वो जो 20 लाख था और 2 मिलियन और 2.3 मिलियन आ जाए तो नेगेटिव 3 लाख का कोई फायदा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट। अच्छा यार इधर देखो, ये कौन है? डैड। ये कौन है? मॉम। डैड कह रहे हैं कि मैंने अपनी कैलकुलेशन में माइनस करना है, मॉम कह रही है मैं भी तो नौकरी कर रही हूं। डैड कह रहे हैं मैं 12 लाख कमा रहा हूं, मॉम कह रही है मैं 9 लाख कमा रही हूं। डैड कह रहे हैं मुझे माइनस करने दो, मॉम कह रही है मुझे माइनस करने दो। ऐसी सूरत में बताओ लॉ मेकर किसको सपोर्ट करेगा? डैड को? अच्छा चल छोड़, लॉ मेकर अपनी था, डैड को सपोर्ट करना चाहिए, लॉ मेकर को, मॉम को? डैड को सपोर्ट क्यों? अच्छा पता नहीं। लॉ मेकर कहता है यार, लॉ मेकर ने ऐसी बात की कि जिससे घर में लड़ाई बढ़ जाएगी। लॉ मेकर ने कहा दोनों में से जो मर्जी माइनस कर ले। लॉ मेकर ने लड़ाई खत्म नहीं की, तीली लगा दी है, आग लगा दी है लॉ मेकर ने दोनों में। पढ़, एन अलाउंस शेल बी अलाउड टू ईदर ऑफ द पेरेंट्स। क्या है? दोनों में से जो मर्जी माइनस कर ले। उन्होंने फिर दींगा मुझती शुरू कर दी, मैं माइनस करना है, मैं माइनस करना है। एन अलाउंस शेल बी अलाउड टू ईदर ऑफ द पेरेंट्स। तो सर हम पेपर में क्या करेंगे? भाई जो दोनों में से जिस मर्जी के माइनस कर दीजिएगा, पेपर में भी यही कर दीजिएगा, ये नहीं कि दोनों को माइनस करें। An allowance shall be allowed to either of the parents on furnishing national tax number or name of the educational institution. लेकिन आपने
जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़े हैं उसका या तो नेशनल टैक्स नंबर बताने, और अगर उस स्कूल का नेशनल टैक्स नंबर नहीं है तो कम से कम उस स्कूल का नाम बता दें कि फलां स्कूल में हमारे बच्चे पढ़े हैं। ओके, द अलाउंस शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स डिडक्शन अंडर द हेड सैलरी। द अलाउंस शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द टैक्स डिडक्शन अंडर द हेड सैलरी। सर ये क्या किए जा रहे हैं, हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। नहीं यार, इसके ना समझाने में मुझे नहीं, ये बात नहीं है कि सैलरी वाले को ये बेनिफिट मिलेगा। ये सबको मिल सकता है, ये बेनिफिट सबको मिल सकता है। ये ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, बड़ी गौर से सुननी है, एंजॉय कर करके। यार एक बंदा है, उसकी सैलरी इनकम है 1 साल की 12 लाख, ठीक है, उसकी सैलरी इनकम है 12 लाख। 12 लाख पे टैक्स बनता है, फर्ज करो, मैं अभी ना वो चैप्टर 4 में नहीं जा रहा, टाइम नहीं मेरे पास। 12 लाख पे टैक्स बनता है, फर्ज करो 40,000, ठीक है। अब ये बंदा असल में ना सैलरी का चैप्टर भी मैंने पढ़ाया नहीं। सैलरी में पता है होता क्या कि टेक होम पता है कितनी होती है? टेक होम एम्प्लॉयर पता है 12 लाख माइनस 40,000, ना ना 12 लाख माइनस 40,000, तो यार खुदा का खौफ कर, 12 लाख माइनस 40,000 1160, आसान कर लो यार, इसको 50,000 कर दो। 12 लाख माइनस 50,000 1150 000 1150 000। क्लियर? ये क्या मतलब है टेक होम, समझ आए? टेक होम असल में एक बंदा सैलरी इनकम कमा रहा है 12 लाख, उसका टैक्स बन रहा है साल का 50,000, ठीक है। तो एम्प्लॉयर पता है क्या कर रहे हैं आजकल? एम्प्लॉयर उसको 12 लाख दे ही नहीं रहे। राइस वाले भी ऐसे ही कर रहे हैं सर आसिफ के साथ। सर आसिफ को पूरी तनख्वाह नहीं दे रहे, उसमें से टैक्स काट लेते हैं, पर मंथ कटता है, लेकिन मैं तो एनुअल की कैलकुलेशन कर रहा हूं। उसमें से टैक्स काट लेते हैं और टैक्स काट के सर को कहते हैं ये पकड़ो तुम्हारी तनख्वाह। तो आप कभी भी नौकरी करने जाओ ना बड़े होके, तो फर्ज करो वो तय करें आपको हम साल का 12 लाख देंगे, तो वो 12 लाख की बजाय ना आपको 11,50,000 देते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात? आपको 11,50,000 देते हैं, ये एक जनरल रूल है। ये रूल पढ़ा कर अब मैं वो बात समझाने लगा हूं जो वहां लिखी हुई है। ये एक जनरल रूल है जो आपको पहले पता होना चाहिए था उस बात के समझने से पहले। उधर क्या लिखा हुआ है ये सुन लो। ये बंदा एम्प्लॉयर के पास चला गया, मिसाल के तौर पे ये बंदा राइस का कैशियर है, फर्ज करो राइस के कैशियर की तनख्वाह प्रिंसिपल साहब ने खुश होकर लाख रुपए रखी हुई है। तो ये बंदा प्रिंसिपल साहब के पास चला गया, प्रिंसिपल साहब को जाकर कहता है प्रिंसिपल साहब 12 लाख मेरी तनख्वाह है, 50,000 उस पर टैक्स काटना है आपने, और हुकूमत के खजाने में 50,000 जमा करा देना है, 11,50,000 आप मुझे दे देंगे, मैं घर ले जाऊंगा। प्रिंसिपल साहब 1 मिनट मेरे साथ आए। बाहर कैशियर ने गाड़ी में अपने बच्चे बिठाए हुए थे, प्रिंसिपल साहब गिने 1 2 3, ये 3 बच्चे हैं, ये इनकी ट्यूशन फीस वगैरह की रसीदें हैं, मेरी टैक्सेबल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस प्लीज माइनस कर लें। ये तो मेरी सैलरी इनकम है, बिजनेस कैपिटल के नजर मेरा 0 है, टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करें। डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करके मेरी इनकम 12 लाख नहीं रहेगी, मेरी इनकम मेरे ख्याल से ना 12 लाख की बजाय 11,80,000 हो जाएगी। फर्ज करो कि 12 लाख की बजाय 11,80,000 मेरी इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसा करें, वो जो 11,80,000 है ना उस पे टैक्स निकालें। फर्ज करो 11,80,000 पे टैक्स बनता है 40,000 या 45,000, तो वो मेरा टैक्स काटें। आप मेरा 50,000 क्यों टैक्स काट रहे हैं? तो एफबीआर कहता है यार वैसे तो तुझे सलूट है, तूने लॉजिकल बात की है, लेकिन ये आप अपने एम्प्लॉयर को जाके बात ना बताओ, उसे तंग मत करो। आप मेरे पास आना साल के एंड पे, ये जो एडजस्टमेंट आप कह रहे हो ना ये मैं आपको टैक्स की कर दूंगा। आप एम्प्लॉयर को इस तरह की कहानियां ना सुनाया करो, एम्प्लॉयर को इस तरह की बातें ना बताओ, इतने बच्चे हैं, इतनी ट्यूशन फीसें हैं, ये है, तो मेरा टैक्स ही कम काटो, एम्प्लॉयर को ना करो। अब प्रैक्टिकली होता है ये कि इसका टैक्स 50,000 कट जाता है, जो कि जरा ज्यादा होता है। अब ये करता क्या है, फिर साल के एंड पे एफबीआर को जाके कहते हैं मेरा टैक्स 50,000 नहीं बन रहा, वो तो 48,000 बन रहा है, क्योंकि वो जो सैलरी को थोड़ा कम करा देते ना, मेरा टैक्स 50,000 नहीं बन रहा 48 बन रहा है, तो एफबीआर इसको फिर 2-3 हजार रिफंड कर देती है, जितने भी बनते हैं 2,000 रुपए रिफंड कर देती है, ये लो यार वापस ले जाओ 2,000 रुपए, खैर है कोई मसला नहीं। लेकिन एम्प्लॉयर को ये नहीं बताना,
एम्प्लॉयर को ये नहीं बताना। और ऐसा कई दफा वो घर में होता है, अब्बू के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर ली, सब कुछ हो गया, पैसे बच गए, ये वो, अम्मी ने यार मेरे से बाकी जो मामला है मेरे से कर लेना, अम्मी अब्बू को। तो इसी तरह लॉ मेकर कह रहे हैं यार एम्प्लॉयर को इस तरह की बातें ना बताओ, मेरे बच्चे हैं, ये है वो है, मैंने ज़कात देनी है, ज़कात भी माइनस करूंगा सैलरी में से। एम्प्लॉयर को इस तरह की बातें ना बताओ, मैंने इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन लिया हुआ है। एम्प्लॉयर को ऐसी बातें बताने की जरूरत नहीं, बस आप सैलरी पे एम्प्लॉयर को टैक्स काटने दो, बाकी हमारे से वापस ले लेना। पहले जरा इतना सा नोट करो। तो 5 आता है, कहाँ 5 आता है? minus 5, 50,000। यहां 50,000 है। अच्छा, अब बात को फैलाते हैं हम, नहीं है ये इतनी लंबी चौड़ी मैंने बात की, जरा मैं बात को समाप्त करके ना एक दफा बोलता हूं, फिर अगर आपको लगे कि इस बात को आपको आइंदा पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी, फिर उसी को उर्दू में लिख लेना। बात को जरा मैं फैला नहीं रहा, समाप्त करके बताता हूं। पहले उर्दू सुन लो। अगर ये एम्प्लॉयर को बता भी दे कि मैं बच्चों की ट्यूशन फीस दे रहा हूं, फिर भी एम्प्लॉयर 50,000 टैक्स ही काटेगा। इतनी सी बात से याद रह जाएगी सारी कहानी। दोबारा सुनो उर्दू की बात। अगर ये एम्प्लॉयर को बता भी दे कि मैं बच्चों की ट्यूशन फीस दे रहा हूं, फिर भी एम्प्लॉयर 50,000 टैक्स ही काटेगा। प्रैक्टिकली तो फिर एम्प्लॉयर को ऐसा करना चाहिए ना, 12 लाख में से बच्चों की वो फीस वगैरह माइनस करके फिर काटना चाहिए टैक्स, लेकिन एम्प्लॉयर ऐसी बात नहीं करता। तो लंबी चौड़ी बात क्या लिखनी, बस एक सादा सी बात लिख लो। अगर ये एम्प्लॉयर को बता भी दे कि मैं बच्चों की ट्यूशन फीस पे कर रहा हूं, फिर भी एम्प्लॉयर 50,000 टैक्स ही काटेगा। अगर ये एम्प्लॉयर को बता भी दे मैं बच्चों की ट्यूशन फीस पे कर रहा हूं, फिर भी एम्प्लॉयर 50,000 टैक्स ही काटेगा। ओके, पढ़ो यार, अल्लाह करे। देखो यार, अब अक्सर क्लास में फिजिकली बच्चे बैठे होते थे ना, मैंने यही कहता था, मैं कहता था यार टीचर को पता है कि एक लाइन को समझाने में 15 मिनट लगने हैं। अब ये एक लाइन थी, मैंने 15 मिनट लगा दिए हैं क्योंकि मुझे पता था ये लाइन समझ नहीं आनी। और टीचर को पता है कि 5 लाइनें भी 1 मिनट में पढ़ा सकता है वो, और वो पढ़ा भी देते कई दफा। चैप्टर 1 में आऊंगा मैं, 5 लाइनें आपको 1 मिनट में पढ़ा दूंगा, क्योंकि वो मुझे पता है कि उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसलिए जितना जाया जा रहा हो डीप डाउन, उससे ज्यादा डीप डाउन आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो बात जिस हद तक कर दी काफी है। पढ़ो पॉइंट 5, जरा इंग्लिश देखो, समझ आ रही है? अलाउंस shall be ignored. हाँ, shall not be considered. Allowance shall be ignored for calculating tax deduction under salary. Tax deduct कौन करता है सैलरी पे? हाँ, लिखो tax deduction by employer. Tax deduction by employer. Allowance shall not be considered for calculating tax deduction by employer under the head salary. अब जरा उर्दू वाला फिक्रा पढ़ो, उर्दू वाला फिक्रा। अगर ये एम्प्लॉयर को बता भी दे कि मैं बच्चों की फी पे कर रहा हूं, तब भी एम्प्लॉयर 50,000 रुपये टैक्स काटेगा और इस बात को इग्नोर कर देगा जो वो बता रहे हैं मेरे बच्चे हैं। द अलाउंस शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स डिडक्शन अंडर द हेड सैलरी। क्या? ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अगर किसी के सामने आगे के लेक्चर भी अपलोड हुए हैं तो वो बहुत खतरे में है, जल्द अज जल्द इसको कवर करने की कोशिश करें। ठीक है भैया, अस्सलाम वालेकुम।